नमस्ते दोस्तों। आज का डेट है 23 मई 2024 और अभी हम डिस्कस करेंगे द हिंदू के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हिंदी में, जिसमें पहला आर्टिकल हम लोग डिस्कस करेंगे। लगातार जो है भारत में इन्फ्लेशन की स्थिति देखी जा रही है। इसमें कहीं ना कहीं टीओपी मतलब कि टोमेटो, ओनियन और पोटैटो, टमाटर, प्याज और आलू की अस्थिरता और महत्व, प्रभावी नीति हस्तक्षेप और कृषि आपूर्ति श्रृंखला की समझ को हमें बढ़ाता है। कहीं ना कहीं इसके मूल्य जो है मुद्रास्फीति को और ज्यादा बढ़ाते हैं। तो इस आर्टिकल में मेनली हम लोग सीपीआई के बारे में पढ़ लेंगे, डब्ल्यूपीआई के बारे में पढ़ लेंगे, दोनों का बेस ईयर अच्छे से पढ़ लेंगे। उसके बाद इन्फ्लेशन कैसे कैलकुलेट होता है आरबीआई के द्वारा, तो ये होता है सीपीआई पे बेस्ड। ये ध्यान रखिएगा, 2014 में ही जो है आरबीआई के द्वारा इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करने के लिए सीपीआई को यूज करने की बात की गई थी, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। जरूर ध्यान रखिएगा। तो इन दोनों का कंपैरिजन देख लेंगे और डब्ल्यूपीआई और सीपीआई से संबंधित जितने भी यूपीएससी के पीवाईक्यू हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, उसको भी इस आर्टिकल के साथ साथ हम लोग डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद अगला आर्टिकल जो है ये कर्नाटका से रिलेटेड है। पशु चिकित्सक के लेवल वाली मानव दवा सरकार के लिए मुसीबत बन गई है। इसमें सिंपली जो है एक दवा है जो कि इंसानों के उपयोग के लिए बनाई गई है और ये मुख्यतः जो है नाक और कान से संबंधित बीमारियों के उपचार के लिए बनाई गई है। लेकिन इस मेडिसिन में जो लोगो है वो कहीं ना कहीं जो है पशुपालन, पशु चिकित्सा विज्ञान से संबंधित है। ठीक है, मतलब कि पशु के लिए जो दवाएं बनाई जाती है लोगो उससे संबंधित है। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा विवाद उत्पन्न हो गया है कि एक पशु के लिए बनाई जाने वाली दवा जो है क्यों इंसानों को दी जा रही है। परंतु यहाँ पे जांच से पता चला है कि इसमें जो है लोगों के प्रिंटिंग में समस्या है। ठीक है, इसको फिर से जो है लैब में टेस्टिंग किया गया। यहाँ के 70% दवाओं को वेयर हाउस से वापस ले लिया गया। ठीक है, लेकिन सारे जांच से यही जानकारी मिली है कि लोगों की प्रिंटिंग में ही मिस्टेक था, दवा में कोई कमी नहीं थी। दवा जो थी सिर्फ और सिर्फ इंसानों के उपयोग के लिए थी। तो इसको हम लोग विस्तार से पढ़ लेंगे, कौन सी दवा है, किस तरह के मानदंड अपनाए गए फिर से इसको चिन्हित करने के लिए कि ये जो दवा है ये इंसानों के उपयोग के लिए है। ठीक है, इस आर्टिकल में हर एक पॉइंट को विस्तार से डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद अगला आर्टिकल जो है कंबोडिया, म्यांमार, लाओस, इन क्षेत्रों से भारतीयों को निशाना बनाने वाली संगठित वित्तीय अपराधों के केंद्र के रूप में उभर रही है। ठीक है, ज्यादातर जो साइबर अपराध करने वाले लोग हैं ये कहीं ना कहीं आधा से ज्यादा, ठीक है 50% से अधिक जो साइबर क्राइम करने वाले लोग हैं खास के भारत में, ये संबंधित हैं कंबोडिया, म्यांमार और लाओस से। तो इस आर्टिकल में हम लोग पढ़ लेंगे कि कितना ज्यादा हमें वित्तीय नुकसान हुआ है, उसके बाद कितने सारे ऐप्स को बंद किया गया है, कितने वेबसाइट्स को ब्लॉक किए गए हैं, यूआरएल को ब्लॉक किए गए हैं, ठीक है, व्हाट्सएप को ब्लॉक किए गए हैं, बहुत सारे आईएमईआई नंबर को ब्लॉक किए गए हैं। हर एक पॉइंट को हम लोग इस आर्टिकल में विस्तार से पढ़ लेंगे। और उसके साथ ही साथ जो है यूपीएससी में लगातार जो है लोकेशन संबंधित क्वेश्चन आता है, तो हम लोग ये भी ध्यान लेंगे। आप लोग भी कमेंट करके बताइए कि कंबोडिया, म्यांमार और लाओस, इन तीनों देशों में कौन सा देश जो है वो लैंडलॉक कंट्री है। तो आइए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। सबसे पहला जो आर्टिकल है इन्फ्लेशन से संबंधित, इसमें कहा जाता है सब्जियों की तिकड़ी, तिकड़ी का मतलब टीओपी, मतलब कि टमाटर, प्याज और आलू, मुद्रास्फीति और लाभ, इसी संबंधित हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। तो मुद्रास्फीति के रुझान, लगातार जो है मुद्रास्फीति की वृद्धि को आकार देने में टमाटर, प्याज और आलू की अस्थिरता और महत्व जो है वो प्रभावी नीतिगत हस्तक्षेप और कृषि आपूर्ति श्रृंखलाओं की सूक्ष्म समझ की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है। इसमें सूक्ष्म समझ की जरूरत है कि टमाटर, प्याज और आलू के दाम जो है कहीं ना कहीं भारत में इन्फ्लेशन को और ज्यादा बढ़ावा दे रहे हैं। ठीक है, उसके बाद उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स द्वारा दर्शाई गई मुद्रास्फीति अर्थव्यवस्था के स्वास्थ्य का आकलन करने के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, मैंने शुरुआत में ही बोला था कि आरबीआई के द्वारा जो इन्फ्लेशन कैलकुलेट किया जाता है इसमें सीपीआई का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसी की बात की जा रही है कि मुद्रास्फीति जो है वो अर्थव्यवस्था के स्वास्थ्य का आकलन करने के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है कि किसी भी देश की इकोनॉमी वो ग्रोथ कर रही है या फिर अस्थिर है या फिर डिक्लाइन कर रही है, जानने के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण टूल है सीपीआई। ठीक है, तो भारत में सब्जियों का सीपीआई बकेट में 6.04% वेटेज है। ठीक है, मतलब कि
भारत में जो सब्जी है वो टोटल सीपीआई में लगभग 6.04% वेटेज रखता है, जिसमें टमाटर, प्याज और आलू जो है सिर्फ और सिर्फ 2.2% रखते हैं। ठीक है, पूरा का पूरा जो सब्जी है वो 6.04% वेटेज रखता है सीपीआई के बकेट में। वहीं जो है टमाटर, प्याज और आलू जो है वो 2.2% वेटेज रखता है सीपीआई बकेट में। ठीक है, तो वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत में सब्जियों की कीमतों में लगभग 15% की वृद्धि हो गई। ठीक है, विशेष रूप से जुलाई 2023 में टमाटर की कीमतों में 202% की वृद्धि हुई, जिसने सीपीआई बकेट में मात्र 0.6% भार के बावजूद, ठीक है, जो टमाटर है उसकी कीमतों में जो है लगभग 202% की वृद्धि हुई और टमाटर जो है सीपीआई के बकेट में लगभग 0.6% वेटेज रखता है। तो कुल हेडलाइन जो है वो मुद्रास्फीति में 18.1% का योगदान हुआ, जिससे कारण जो है टीओपी में लगातार जो है वृद्धि हुई। टोमेटो, ओनियन और पोटैटो के दाम में लगातार वृद्धि होने के कारण जो है मुद्रास्फीति में भी लगभग 18.1% की वृद्धि हो गई। ठीक है, ये मैप में देख सकते हैं किस तरह से जो है टमाटर, ओनियन और पोटैटो जो है वो लगातार इन्फ्लेशन को और ज्यादा पेश दे रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं। ठीक है, तो इसी में बात की जा रही है भिन्नता के गुणांक, मतलब कि कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन द्वारा मापी गई टोमेटो, ओनियन और पोटैटो की कीमतों की उच्च अस्थिरता। बहुत ज्यादा जो है टमाटर, प्याज और आलू की कीमतें जो है अस्थिर है और अन्य खाद्य और सब्जी उप समूहों को पार करती है, जो बाजार की ताकतों, मौसम और आपूर्ति श्रृंखला की गतिशीलता के प्रति उसकी संवेदनशीलता को दर्शाता है। ठीक है, इसलिए जो है सब्जियों के खंड में देखा जाए तो टमाटर, प्याज और आलू बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो टीओपी कमोडिटी हेडलाइन में कहा जाता है कि सीपीआई आंकड़ों को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। ठीक है, सीपीआई को प्रभावित करने में जो है टमाटर, प्याज, आलू जो है बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। तो शहरी क्षेत्रों में टीओपी की 3.6% खपत देखी जाती है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में निचले 5% उपभोग वर्गों के लिए 5% देखी जाती है। ठीक है, देख सकते हैं, ये डेटा जरूर ध्यान रखिएगा कि शहरी क्षेत्रों में जो है वो टमाटर, प्याज और आलू की खपत जो है लगभग 3.6% देखी गई, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में 5% देखी गई। तो कृषि मूल्य श्रृंखलाओं, कोल्ड स्टोरेज सुविधाओं में प्रभावी नीतिगत हस्तक्षेप और सुधार तथा उर्वरकों और कीटनाशकों के लिए जो इनपुट मूल्य है उसमें कटौती से टमाटर, प्याज और आलू की मूल्य अस्थिरता को अस्थिर करने में मदद मिल सकता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए कुछ पॉइंट्स, जैसे कि कोल्ड स्टोरेज की हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं कि जो किसान होते हैं अगर खेत में फसल अच्छे तरीके से हो भी जाता है फिर भी यातायात की समस्या देखने को मिलती है। अगर सब्जी मंडी में चले भी गए तो वहां पे अगर एक सप्ताह तक उनका फसल रह जाता है तो वो खराब होने की स्थिति में आ जाता है। वहां के बुनियादी ढांचों को मजबूत करने की आवश्यकता है, उर्वरकों के दाम कम करने की आवश्यकता है और कीटनाशकों के लिए जो है मूल्य निर्धारित किए गए हैं सरकार के द्वारा, उसमें अगर कटौती की जाती है तो सब्जियों पे जो अतिरिक्त खर्च होता है उसको हम लोग कम करने में सफल हो पाएंगे। उससे भारत की मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन को भी कंट्रोल करने में आसानी होगी। ठीक है, तो मार्च 2023 में यह मामला है महाराष्ट्र का। मार्च 2023 में नासिक से मुंबई तक किसान लॉन्ग मार्च जैसे लगातार विरोध और प्रदर्शन के बावजूद प्याज जैसी फसलों के लिए एमएसपी की किसानों की मांग पूरी नहीं की गई सरकार के द्वारा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो महाराष्ट्र चुनाव से पहले प्याज पर निर्यात प्रतिबंध हटाने जैसे अल्पकालिक उपाय जो है वो टमाटर, प्याज और आलू के मूल्य अस्थिरता को दूर करने के लिए एक दीर्घकालिक समाधानों की आवश्यकता की ओर संकेत दे रहा है। ठीक है, क्योंकि अभी प्याज पे जो है निर्यात प्रतिबंधित किया गया है, तो इसलिए यहाँ पे राइटर के द्वारा कहा जा रहा है कि अगर हम लोग प्याज के निर्यात को प्रतिबंध को हटा दें, अगर हम लोग इसलिए राइटर के द्वारा कहा जा रहा है कि अगर हम लोग प्याज के निर्यात प्रतिबंध को हटा देते हैं तो इससे मूल्य अस्थिरता को कम करने में हमें आसानी मिलेगी। ठीक है, अब देख लेते हैं सीपीआई और डब्ल्यूपीआई के बीच में अंतर। जैसे डब्ल्यूपीआई यह थोक स्तर पे वस्तुओं की थोक बिक्री के लिए औसत कीमतों में बदलाव को दर्शाता है। ठीक है, इसको फर्स्ट स्टेज ट्रांजैक्शन कहा जाता है और सीपीआई को फाइनल स्टेज ऑफ ट्रांजैक्शन कहा जाता है, जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो डब्ल्यूपीआई में वस्तुओं का वजन उत्पादन मूल्यों पर आधारित होता है। उसके बाद खाद्य मूल्य का भार जो
फूड होते हैं उसका वेटेज जो है लगभग 24.4% होता है, खाद्य सामग्री प्लस निर्मित खाद्य उत्पाद। ठीक है, उसके बाद डब्ल्यूपीआई में जो है सिर्फ और सिर्फ गुड्स होते हैं, सर्विसेज नहीं होते हैं। ठीक है, वहीं अगर बात करें सीपीआई में तो गुड्स के साथ साथ सर्विसेज भी होते हैं। सर्विसेज में जैसे आवास, शिक्षा, चिकित्सा देखभाल, ये सारी चीजें जो है सीपीआई में शामिल होते हैं। तो डब्ल्यूपीआई के आइटम बकेट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा विनिर्माण इनपुट है। ठीक है, उसके बाद और मध्यवर्ती वस्तु मतलब कि इंटरमीडिएट गुड्स, जैसे कि मिनरल्स हो गया, मशीनरी बेसिक्स हो गया, मेटल्स हो गए, ये सारी चीजें, खनिजे हो गए, मूल धातु, मशीनरी आदि का प्रतिनिधित्व करते हैं इंटरमीडिएट गुड्स। ठीक है, जिसकी कीमतें वैश्विक कारकों से प्रभावित होती है, लेकिन इसका सीधे तौर पर घरों द्वारा उपभोग नहीं किया जाता है और ये सीपीआई आइटम बकेट का हिस्सा नहीं होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार डब्ल्यूपीआई बकेट में शामिल वस्तुओं में महत्वपूर्ण मूल्य वृद्धि या गिरावट भी जरूरी नहीं है कि अल्पावधि में सीपीआई में तब्दील हो। तो थोक स्तर पर कीमतों में वृद्धि या गिरावट कुछ समय बाद खुदरा स्तर पर भी फैल जाता है। ठीक है, तो इसका बेस ईयर क्या है, तो ये है 2011-12, वहीं सीपीआई का बेस ईयर जो है 2012 है। ठीक है, तो अब सीपीआई की बात कर लें तो यह उपभोक्ता द्वारा भुगतान किए गए खुदरा स्तर पर कीमतों में औसत परिवर्तन को दर्शाता है। सीपीआई में मदों का भार उपभोक्ता व्यय मतलब कि कंज्यूमर के द्वारा जो एक्सपेंडिचर किया जा रहा है उसका सर्वेक्षण से लिए गए औसत घरेलू व्यय पर आधारित होता है। तो सीपीआई में खाद्य समूह जो है वो लगभग 39.06% होता है, उसमें जो है 24.4% होता है। ठीक है, तो इस प्रकार डब्ल्यूपीआई की तुलना में सीपीआई में खाद्य उत्पादों का भार अधिक होता है। तो सीपीआई में गुड्स और सर्विसेज दोनों ली जाती है। इसमें गैर व्यापार योग्य वस्तुओं की कीमतों में उतार चढ़ाव शामिल है। तो सीपीआई बकेट ने डब्ल्यूपीआई और सीपीआई के बीच अंतर को और ज्यादा बढ़ा दिया है। ठीक है, जैसे कि इसमें हम लोग बात कर चुके थे सर्विसेज की, जैसे आवास हो गया, ठीक है, शिक्षा हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, ट्रांसपोर्टेशन, रिक्रिएशन, फूड एंड बेवरेजेज, हाउसिंग, मेडिकल केयर, ये सारी चीजें जो है सीपीआई के अंडर आते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और ये पब्लिश कौन करता है डब्ल्यूपीआई का रिपोर्ट? डब्ल्यूपीआई का रिपोर्ट जो है ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक्स एडवाइजर करता है। ठीक है, और वही सीपीआई का जो रिपोर्ट है वो नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के द्वारा किया जाता है, एनएसओ के द्वारा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब इसे संबंधित जो यूपीएससी के प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हैं डब्ल्यूपीआई और सीपीआई से संबंधित, उसको हम लोग देख लेते हैं। ये जो क्वेश्चन है 2011 में आया था यूपीएससी में। ठीक है, तो इसमें पहला क्वेश्चन है, भारत ने हाल के दिनों में लगातार उच्च खाद्य मुद्रास्फीति का अनुभव किया है, इसके क्या कारण हो सकते हैं? जिसमें पहला स्टेटमेंट है, धीरे धीरे वाणिज्यिक फसलों की खेती पर स्विच करने के कारण पिछले 5 वर्षों में खाद्यान्न की खेती में लगभग 30 की लगातार कमी हुई, 30% क्षेत्र जो है वो कम हो गए हैं। ठीक है, लोग जो है ज्यादा कॉमर्शियल क्रॉप्स उगा रहे हैं। ठीक है, उसका दूसरा स्टेटमेंट है, बढ़ती आय के परिणाम स्वरूप लोगों के उपभोग पैटर्न में भी महत्वपूर्ण परिवर्तन आए हैं। तीसरा स्टेटमेंट है, खाद्य आपूर्ति श्रृंखला में संरचनात्मक बाधाएं उत्पन्न हो रही है। इसमें कितने कथन जो है वो सही है? इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 ही कथन जो है वो सही है। ठीक है, 2 और 3, पहला कथन जो है वो गलत है। जिसे इसमें कहा जाता है कि खाद्यान्न का कुल उत्पादन 1950 से 51 में लगभग 51 मिलियन था। ठीक है, से बढ़कर 2015-16 में 252 मिलियन हो गया। ठीक है, जो कृषि मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार 2016-17 में खाद्यान्न उत्पादन 272 मिलियन टन होने के अनुमान है। तो इसलिए जो है पहला कथन गलत है। ठीक है, बढ़ता ही गया। उसके बाद बढ़ती आय के परिणाम स्वरूप लोगों के उपभोग पैटर्न में भी महत्वपूर्ण परिवर्तन आया है। दाल, मांस और मछली के मामले में हाल के वर्षों में दूध और सब्जियों के मामले में लगातार आपूर्ति से अधिक पाई गई है। ठीक है, दाल हो गया, मांस हो गया, मछली जो है वो ज्यादा से ज्यादा आपूर्ति हुई है दूध और सब्जियों की अगर तुलना की जाए। तो कुल मिलाकर आपूर्ति की तुलना में मांग में 1 मिलियन टन के अतिरिक्त अंतर के परिणाम स्वरूप खाद्य कीमतों में सालाना लगभग 0.3 से 1.1% की वृद्धि हुई है। ठीक है, इसलिए जो है दूसरा कथन सही है। और तीसरा कथन क्यों सही है? तो खाद्य आपूर्ति श्रृंखला में संरचनात्मक बाधाएं हैं। तो खाद्य मुद्रास्फीति को प्रभावित करने वाले आपूर्ति पक्ष और बाहरी कारक जैसे ईंधन और कृषि मजदूरी मुद्रास्फीति और अंतर्राष्ट्रीय खाद्य मूल्य वृद्धि करते हैं, इसलिए जो है संरचनात्मक बाधाएं हैं। इसलिए जो है तीसरा कथन सही है। ठीक है, इसलिए जो है बी सही ऑप्शन है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।
जिसमें पहला स्टेटमेंट है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में भोजन का भार, अभी हम लोगों ने देखा है, ठीक है, भोजन का भार थोक मूल्य सूचकांक से अधिक होता है, ये सही है। उसके बाद क्योंकि सीपीआई में लगभग जो है भोजन का वेटेज होता है 39.06%, वही डब्ल्यूपीआई में जो भोजन का वेटेज होता है वो 24.4%, इसलिए पहला स्टेटमेंट सही है। उसका दूसरा स्टेटमेंट है डब्ल्यूपीआई सेवाओं की कीमतों में परिवर्तन को शामिल नहीं करता है, सही बात है। डब्ल्यूपीआई जो है सिर्फ और सिर्फ गुड्स से रिलेटेड अपने समीक्षा करता है, जबकि सीपीआई जो है करता है गुड्स और सर्विसेज दोनों का, ठीक है, ये भी कथन सही है। उसके बाद तीसरा जो कथन है भारतीय रिजर्व बैंक ने अब डब्ल्यूपीआई को मुद्रास्फीति के प्रमुख उपाय के रूप में अपनाया है और प्रमुख नीति दरों में बदलाव पर निर्णय लिया है। ये गलत है। 2014 में जो है आरबीआई के द्वारा अपनाया गया था इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करने के लिए सीपीआई, ठीक है, इसलिए जो है तीसरा कथन गलत है। तो सही उत्तर जो हो जाएगा ए हो जाएगा, ठीक है, हम लोग समझ भी गए। उसके बाद अगला क्वेश्चन है भारत में निम्नलिखित में से किसे कृषि में सार्वजनिक निवेश माना जाता है। तो पहला स्टेटमेंट है सभी फसलों के कृषि उत्पादों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करना। उसके दूसरा स्टेटमेंट है प्राथमिक कृषि ऋण समितियों का कंप्यूटरीकरण। तीसरा स्टेटमेंट है सामाजिक पूंजी विकास। चौथा स्टेटमेंट है किसानों को मुफ्त बिजली आपूर्ति। पांचवा स्टेटमेंट है बैंकिंग प्रणाली द्वारा कृषि ऋणों की माफी। और छठा स्टेटमेंट है सरकारों द्वारा कोल्ड स्टोरेज सुविधाओं की स्थापना। तो इसमें कितने कथन जो हैं वो सही हैं कृषि में सार्वजनिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए। अगर कृषि में सार्वजनिक निवेश बढ़ते हैं तो इस तरह के फायदे हो सकते हैं। तो इसमें सी ऑप्शन सही है, ठीक है, दूसरा कथन सही है, उसके बाद तीसरा कथन सही है और छठा कथन सही है, ठीक है। अगर ज्यादा से ज्यादा जो है पब्लिक इन्वेस्टमेंट अगर एग्रीकल्चर में होगा तो इससे प्राथमिक कृषि ऋण समितियों का कंप्यूटरीकरण हो सकता है, सामाजिक पूंजी का विकास हो सकता है और सरकारों द्वारा कोल्ड स्टोरेज सुविधाओं की भी स्थापना हो सकती है। इसलिए जो है ऑप्शन सी सही है, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। इसमें जो है ह्यूमन ड्रग विद वेट्स लेवल पुट गवर्नमेंट बॉडी इन ए सोप, मतलब कि पशु चिकित्सक के लेवल वाली मानव दवा जो है सरकार के लिए मुसीबत बन गई है। यह मामला है कर्नाटका का, कर्नाटका स्टेट मेडिकल सप्लाई कॉर्पोरेशन का, ठीक है, जिसमें कहा जाता है कि कर्नाटका राज्य चिकित्सा आपूर्ति निगम लिमिटेड ने एक बड़ी गड़बड़ी की है जो देर से सामने आई है। इसमें नाक के लिए उपयोग होने वाली दवा या फिर आंख के लिए उपयोग होने वाली दवा जिस पर पशुपालन पशु चिकित्सा विज्ञान, ये ध्यान रखिएगा, AHBS को कहा जाता है एनिमल हस्बेंड्री वेटनरी साइंस, ठीक है। तो इसी का लेवल पाया गया है अभी जो इंसानों की दी जा रही थी ये दवा, ठीक है, जो फिगर में देख सकते हैं। तो खरीदे गए स्टॉक का लगभग 25% से अधिक हिस्सा जो है स्वास्थ्य विभाग के अस्पतालों को मानव उपयोग के लिए आपूर्ति किया गया था, जबकि यहाँ पे कर्नाटका के स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा कह दिया गया है कि कर्नाटका राज्य चिकित्सा आपूर्ति निगम लिमिटेड एक निजी दवा कंपनी से खरीदी गई दवाएं जो है वो जानवरों के उपयोग के लिए नहीं थी। निगम के अधिकारियों ने भी कहा है कि यह केवल एक लोगो गलत छप गया है, ठीक है, प्रिंटिंग एरर है लोगों का, ठीक है। तो एहतियात के तौर पे निगम ने अब तक अस्पतालों से आपूर्ति की गई 70% दवा जो है उसको वापस ले ली है, ठीक है। तो इस पर गहनता से जांच की गई, लेकिन जो है दवा जो है इंसानों के लिए ही उपयोग में थी, ठीक है। लोगोग्राम डिजाइन में जो था त्रुटि था। कंपनी ने 18 जनवरी को KSMSCL से अनुरोध किया कि वह लोगोग्राम डिजाइन में त्रुटि के साथ आपूर्ति किए गए स्टॉक को स्वीकार कर लिया गया, ठीक है, यहाँ पे क्लियरली स्वीकार कर लिया गया और उन्होंने अपने खर्च पर उत्पादों पर, यहाँ पे AVHS नहीं होता है AHVS होता है, ठीक है, जिसको एनिमल हस्बेंड्री वेटनरी साइंस कहते हैं, ठीक है। तो उन्होंने अपने खर्च पर उत्पादों पर AHVS लोगों को छिपाने की भी पेशकश की थी। हालांकि जो औषधीय उत्पादों पर लोगो और लेबल के साथ छेड़छाड़ करना जो है यहाँ पे कानूनी जुर्म है, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 का उल्लंघन कहा जाता है, ठीक है। लेकिन KSMSCL ने कंपनी को लोगों को छिपाने की अनुमति दी और 1% जुर्माना भी लगाया है। तो यहाँ पे वही कहा जाता है प्रिंटिंग एरर देखा गया, यह केवल एक लोगों का प्रिंटिंग एरर था, इससे कोई समस्या नहीं हुई, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। कंपनी ने उत्पाद अनुमति प्रतियां भी प्रस्तुत की है जो पुष्टि करता है कि ये उत्पाद भारतीय फार्माकोपिया
मानकों के अनुसार और केवल मानव के उपयोग के लिए ये सुरक्षित दवा है। ठीक है, इसी में कहा जाता है कि NABL या फिर सरकार द्वारा अनुमोदित प्रयोगशालाओं की विश्लेषणात्मक परीक्षण रिपोर्ट और उत्पादों की इन हाउस परीक्षण रिपोर्ट ने भी पुष्टि की है कि ये उत्पाद अधिनियम के तहत परिभाषित मानक गुणवत्ता है। ठीक है, ये उत्पाद जो है वो मानक गुणवत्ता के अनुसार इंसानों के उपयोग के लिए है। ठीक है, तो ये भ्रम में नहीं रहना है, लेकिन ये केस था इसलिए हम लोग डिस्कस करते हैं कि इस तरह से भी जो है आजकल खासकर सरकारी अस्पतालों में दवाओं की आपूर्ति के लिए कार्य किए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला आर्टिकल जो है यह है साइबर क्राइम या फिर फाइनेंशियल क्राइम से संबंधित। लगातार देखा जा रहा है भारत में जितने भी वित्तीय धोखाधड़ी हो रही है या फिर साइबर क्राइम हो रहे हैं उसमें 50% से अधिक जो लोग शामिल हैं भारत में खासकर। ठीक है, भारत में वित्तीय धोखाधड़ी करने के लिए तो वो लोग जो है वो कंबोडिया, म्यांमार या फिर लाओस से संबंधित है। कंबोडिया, म्यांमार, लाओस जो है वो भारतीयों को निशाना बनाने वाले संगठित वित्तीय अपराधों के केंद्र के रूप में उभरे हैं। तो भारतीयों को निशाना बनाकर की जाने वाली वित्तीय धोखाधड़ी में से लगभग आधी जो है वो म्यांमार, कंबोडिया और लाओस से आती है। इन अपराधों में इस्तेमाल किए जाने वाले कई वेब एप्लीकेशन चीनी भाषा में लिखे गए हैं जो संभावित चीनी कनेक्शन का भी संकेत देता है, लेकिन चीनी सरकार ने क्लियर कर दिया है कि यहाँ पे कोई भी कनेक्शन नहीं है चीन का। ठीक है, तो साल के पिछले 4 महीने में भारतीयों ने डिजिटल गिरफ्तारी, शेयर बाजार घोटाले, निवेश घोटाले, रोमांस या फिर डेटिंग घोटाले जैसे वित्तीय अपराधों के लगभग 89,054 मामले में से लगभग 1776 करोड़ से अधिक का नुकसान उठाया है। ठीक है, भारत में देख सकते हैं कि पिछले 4 महीनों में सिर्फ और सिर्फ 4 महीनों में लगभग 1776 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है भारत में। तो पिछले 4 महीनों में कुल लगभग 3.25 लाख मूल बैंक खाते, ठीक है, MULE मतलब कि वैसे खाते में जहां पे कहीं ना कहीं साइबर क्राइम किया गया है या फिर टेलीफोन के द्वारा किसी को प्रभावित करके उसका पिन पूछ लिया गया है, और इस तरह के लगभग 3.25 लाख अकाउंट को यहाँ पे चिन्हित किया गया है। ठीक है, पिछले 4 महीने में जहां पे कुछ ना कुछ धोखाधड़ी हुई है उनके अकाउंट से। ठीक है, उसके बाद 595 ऐप और 3000 से अधिक URL ब्लॉक किए गए हैं पिछले 4 महीने में। इसके अतिरिक्त जुलाई 2023 से 5.3 लाख सिम कार्ड और 80,848 IMEI नंबर निलंबित किए गए हैं, और पिछले 2 महीने में लगभग 3401 व्हाट्सएप ग्रुप बंद किए गए हैं। ठीक है, ये सारे जो थे कहीं ना कहीं वित्तीय धोखाधड़ी में संलिप्त थे। तो 20 मई को कंबोडिया के सिहानोक शहर में एक संदिग्ध घोटाले वाले परिसर में काम करने वाले कई भारतीयों ने अपने नियोक्ताओं के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और अपने पासपोर्ट वापस मांगे। तो आंध्र प्रदेश पुलिस मामले की जांच कर रही है और 3 भर्ती एजेंटों को गिरफ्तार कर चुकी है। ठीक है, तो ये था पूरा का पूरा मामला। बहुत से लोग जो हैं वित्तीय धोखाधड़ी करने में जो है मैक्सिमम लोग 50% लोग जो है वो कंबोडिया, म्यांमार और लाओस से आते हैं जो भारत को टारगेट कर रहे हैं, भारतीय लोगों को टारगेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे लोकेशन बेस्ड भी देख लेते हैं चीजें, जैसे कि म्यांमार, कंबोडिया और लाओस, ये सारी चीजें जो है इस मैप में दी गई। तो इन तीनों देशों में से कौन सा देश जो है वो लैंडलॉक कंट्री है? तो ये जो है लाओस, यहाँ पे फिगर में बनाया भी गया है, लाओस एकमात्र यहाँ पे कंट्री है जो लैंडलॉक कंट्री है। म्यांमार के पास भी जो है यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है, उसके बाद कंबोडिया के पास भी जो है वो साउथ चाइना सी है। ठीक है, इसलिए लाओस ध्यान रखिएगा। तो ये थे आज के द हिंदू के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स और कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि हम लोगों ने यूपीएससी के प्रीवियस क्वेश्चन से डिस्कस किया। तो कैसा लगा आज का डिस्कशन, प्लीज मुझे कमेंट करके बताएं, और मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।